तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्शन चैप्टर चालू कर रहा हूँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की 3rd यूनिट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन चैप्टर। प्रोडक्शन चैप्टर में हम बच्चों क्या पढ़ेंगे वो हम इसमें देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे जाके काफ़ी ये पूछा जाता है, यानी ग्रेजुएशन लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और 3rd यूनिट में आपको पढ़ना है प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू। तो जैसे कॉस्ट चैप्टर वो पूरा डिपेंडेंट है किस पे, प्रोडक्शन पे। तो अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है तो आपको कॉस्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो प्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। मेरे पास बच्चों 100 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 100। मेरे पास 120 यूनिट्स हो गई। बताओ मेरी प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स की हुई? 20 यूनिट्स की क्या हो गई? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा? एडिशन इन द टोटल लेवल ऑफ आउटपुट। जो भी टोटल लेवल ऑफ आउटपुट में क्या होता है, एडिशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। या मैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता हूँ। इनपुट को किस में कन्वर्ट करता हूँ? आउटपुट में। तो जब मैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता हूँ उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के दो मीनिंग समझ आ गए। पहला मीनिंग क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। फर्स्ट मीनिंग क्या होता है प्रोडक्शन का? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। और सेकंड मीनिंग क्या होता है? एडिशन इन द टोटल लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोडक्शन का मीनिंग हमारे पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन हमारे पेपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग पूछा जाता है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इसे जरा हम समझते हैं ढंग से। मैं एक सिंपल आपसे एग्जांपल लेता हूँ प्रोडक्शन फंक्शन को समझाने के लिए। अब इनपुट है, अपने आप आउटपुट में कन्वर्ट होता है? बताओ, क्या इनपुट अपने आप आउटपुट में कन्वर्ट होता है? नहीं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। तो जब हम इनपुट में और आउटपुट में क्या देखते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। क्या देखते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। क्या नाम लेते हैं इसका? प्रोडक्शन फंक्शन। मैं एक आपके साथ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपको थोड़ा याद क्लियर भी होगा। आप देखो बच्चों, मैंने बिस्किट्स बनते हैं। बिस्किट्स क्या होता है? आउटपुट होता है। बिस्किट बनाने के लिए क्या यूज होता है? आटा। आटा क्या होता है? इनपुट। ठीक है। अगर मैं 2 kg यानी 2 kg इनपुट डालता हूं तो मेरा आउटपुट बनता है 1 kg का। 2 kg इनपुट यूज करता हूं तो 1 kg का क्या बनता है? आउटपुट। तो अगर मैं 1000 kg डालूंगा इनपुट तो आउटपुट कितना बनेगा? 500 kg बनेगा। तो इनपुट और आउटपुट में क्या देखा तुमने? रिलेशनशिप, कि 2 इनपुट पे 1 आउटपुट बन रहा है। इस कंसेप्ट को नाम दिया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या नाम दिया जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू दी टेक्नोलॉजिकल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो बच्चों याद रखना, जो वर्ड यूज किया गया वो क्या यूज किया गया? फिजिकल इनपुट। क्या वर्ड यूज किया गया है? फिजिकल इनपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है? रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। यानी फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में जो भी हम रिलेशन देखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? समझ आ रहा है सबको? अब अगला कंसेप्ट हमारा आता है इसके बाद। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी इक्वेशन भी बना सकते हो। जिन बच्चों का मैथ्स है, मैथ्स में देखा होगा जब भी हम 2 चीज़ों में रिलेशन बनाते हैं तो उसे ऐसे डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट में क्या देख रहे हैं? रिलेशन। आउटपुट को क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। आउटपुट को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। और इनपुट और आउटपुट में जो भी रिलेशन देख रहे हैं उसे F से डिनोट कर दिया। जब भी 2 चीज़ों में रिलेशन देखते हैं किससे डिनोट करते हैं? F से। ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई किसकी? प्रोडक्शन फंक्शन की। कोई यहाँ तक क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं है सबको? अब प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन ये बनता है, 2 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक हमारा जो होता है वो क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और एक हमारा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक हमारा होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक हमारा क्या होता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।
ये दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है जी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को हम एक और नाम देते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या नाम देते हैं शॉर्ट रन को? रिटर्न्स टू फैक्टर। और लॉन्ग रन को हम नाम देते हैं रिटर्न्स टू स्केल। लॉन्ग रन को नाम देते हैं रिटर्न्स टू स्केल और शॉर्ट रन को क्या नाम देते हैं? रिटर्न्स टू फैक्टर। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो आप सबके पेरेंट्स का बिजनेस है, ठीक है जी, शॉर्ट रन का है कि लॉन्ग रन का है? यानी मैं बात करूँ छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है। सर स्मॉल स्केल क्या होता है? स्मॉल स्केल आपने पढ़ा होगा बीएसटी में, कितनी कैपिटल वाला स्मॉल स्केल होता है बताओ? बीएसटी में पढ़ा है, चैप्टर है कि स्मॉल स्केल बिजनेस किसे कहते हैं? जहाँ पे कितने तक की फंडिंग होती है, जहाँ भी 5 करोड़ से कम की कैपिटल होती है वो क्या होता है? स्मॉल स्केल। ठीक है, वैसे ही चेंज हो गया, कुछ लिमिट चेंज हो गई है। लॉन्ग रन कौन सा होता है? 5 करोड़ से ऊपर। ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स का जो बिजनेस है, मान लिया स्मॉल स्केल का बिजनेस है, ठीक है, किसी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी 4 चीजें चाहिए बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। तुम्हारे पेरेंट्स का स्मॉल स्केल का बिजनेस है और तुम्हारे पेरेंट्स के पास ऑर्डर आता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। क्या आता है? ऑर्डर आता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। 1 हफ्ते में क्या करने का? प्रोडक्शन को बढ़ाने का। 1 हफ्ता क्यों? क्योंकि टाइम क्या है? शॉर्ट है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास ऑर्डर आता है 1 हफ्ते में प्रोडक्शन को बढ़ाने का और स्मॉल स्केल का बिजनेस है। क्या तुम्हारे पेरेंट नया लैंड परचेज करते हैं बताओ? नहीं। क्या नई कैपिटल लगाते हैं, यानी नई मशीनें खरीदते हैं? नहीं। क्या नया मालिक रखते हैं? नहीं। क्या करते हैं? लेबर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कईयों का सीजन होता है दिवाली के टाइम पे, कईयों का सीजन होता है दिवाली के टाइम पे, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? अपनी लेबर को बढ़ा देते हैं। तो लेबर को बढ़ा देते हैं, यानी लेबर में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो लेबर बन जाता है वेरिएबल फैक्टर। लेबर क्या बन जाता है? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं करते। तो बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर होते हैं। बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स। तो याद रखना, रिटर्न टू फैक्टर में यानी शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है, वो क्या होता है? लेबर। और बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ लेबर में चेंज आता है, लेबर वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता। वो सारे फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन की। टाटा कंपनी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है? बड़ी कंपनी। लार्ज स्केल की बात करते हैं, यानी रेट टाटा कंपनी लार्ज स्केल की कंपनी है। टाटा कंपनी के पास ऑर्डर आता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ठीक है, जैसे टाटा कंपनी कोई भी नई गाड़ी लॉन्च करती है, जब भी आईपीएल होता है वो अपनी नई गाड़ी शो करती है, लेकिन मार्केट में कब लॉन्च करती है? 7-8 महीने बाद। यानी टाइम शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है? लॉन्ग। ठीक है जी, टाइम लॉन्ग है, लार्ज स्केल की कंपनी है। अब उसे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो क्या करती है? नया लैंड खरीद लेती है, नया प्लांट लगा देती है, नई लेबर हायर करती है, नई मशीन्स लगाती है उसके लिए, और नया मालिक कैसे करती है? नए शेयर इशू करती है। यानी यहाँ पे सारे फैक्टर क्या करती है? वेरिएबल, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। तो याद रखना, यहाँ पे बच्चों सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन द लॉन्ग रन विच फैक्टर इज वेरिएबल? तो ऑप्शन याद रखना, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। कोई भी फैक्टर यहाँ पे फिक्स नहीं होता। ठीक है, और यहाँ जो वेरिएबल फैक्टर है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं। किस में इंक्रीज करते हैं? सेम प्रोपोर्शन में। अगर मैं लेबर को बढ़ा रहा हूँ 2 और कैपिटल को बढ़ा रहा हूँ 1, तो हर जगह लेबर 2 से बढ़ेगी, कैपिटल 1 से बढ़ेगी, जबकि यहाँ कोई सेम प्रोपोर्शन नहीं होता। क्लियर है? हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन नहीं है, बस हमारे सिलेबस में इन दोनों का डिफरेंस है। लॉन्ग रन हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना डिटेल में किसको है? शॉर्ट रन को। लेकिन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डिफरेंस आ सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी लॉन्ग रन डिटेल में नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन को। तो शॉर्ट रन में हमने क्या सीखा? एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी क्या होते हैं? फिक्स्ड। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। शॉर्ट रन को क्या नाम देते हैं? रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉन्ग रन को क्या नाम देते हैं? रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि वहां पूरा मेरा स्केल ही चेंज हो रहा है।
ठीक है जी। और वहां रिटर्न टू स्केल में सेम प्रोपोर्शन में चेंज आता है, वेरिएबल में यहाँ कोई सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं आता। और हमें जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, शॉर्ट रन को डिटेल में पढ़ना है, यानी रिटर्न टू फैक्टर को। अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट रन को। देखो बच्चों, अब बच्चों देखो, एक टॉपिक जो पेपर में आएगा ही आएगा, टीचर चाहे जो मर्जी कर ले, ये क्वेश्चन तो देगी देगी। 6 नंबर का क्वेश्चन, उससे कम की बात नहीं करता। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड के पेपर में होती थी, 12th में होती थी यानी, तब ये क्वेश्चन लगातार 14 टाइम्स बोर्ड में रिपीट हुआ, 14 टाइम्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिले तो समझ जाना टीचर मूर्ख है, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं दे रही टीचर तो क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में बच्चों ने पेपर दिए हो तो हर बार आपको मिला भी होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे एक और नाम क्या देते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। यानी ये कहाँ पे अप्लाई होता है, शॉर्ट रन में। कहाँ पे अप्लाई होता है, शॉर्ट रन में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं, पूरे लॉ को समझते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या नाम है, रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नाम से बता रहा है वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स की। देखो जी, सबसे पहले मैंने यहां लिखा वर्ड वेरिएबल फैक्टर लेबर। क्या लिखा वर्ड, वेरिएबल फैक्टर लेबर। यहां पे लिखा मैंने फिक्स फैक्टर किसको, लैंड को। यहां पे क्या लिया, वेरिएबल फैक्टर किसको लिया, लेबर को, और फिक्स फैक्टर किसको लिया, लैंड को। टीपीपी फुल फॉर्म क्या होती है टीपीपी की, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। क्या होती है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इसे हम टीपी बोलते हैं, कई बुक्स में आपको टीपी मिलेगा। टीपी का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन। फिर आता है अगला वर्ड एमपीपी। एमपीपी क्या होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, या इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन, एमपीपी बोलते हैं। फिर अगला वर्ड आता है एपीपी। एपीपी वैसे लॉ में बताना नहीं होता, मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको आना चाहिए। एपीपी क्या होती है, एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। ये पेपर में शेड्यूल आपको खुद बनाना होगा, ठीक है, आपको खुद बनाना होगा। आप अपनी मर्जी से वैल्यू लोगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो वैल्यूज कैसे लेनी है वो भी सिखाता हूँ। देखो जी, वेरिएबल फैक्टर किसको रखा, लेबर को। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जिसमें चेंज आता है सेम रहता है। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जिसमें चेंज आता है सेम रहता है, चेंज आता है। तो वेरिएबल फैक्टर वो है जिसमें क्या आ रहा है, चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेरिएबल फैक्टर क्या है, जिसमें क्या आ रहा है, चेंज। मैंने फिक्स फैक्टर किसको रखा, लैंड को। फिक्स फैक्टर वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। फिक्स फैक्टर वो होता है जिसमें कोई चेंज नहीं आता। टीपीपी, अगला वर्ड क्या आता है, टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, मुझे याद नहीं करना। एमपीपी मुझे याद करना है। अब इन सब का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो बच्चों, एमपीपी क्या वर्ड आता है, एमपीपी फुल फॉर्म क्या होती है एमपीपी की, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एमपीपी क्या होता है, एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपीपी एन माइनस टीपीपी एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है एमपीपी का। क्या फॉर्मूला, टीपीपी एन माइनस टीपीपी एन माइनस 1। सर ये एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है जिस नंबर पे निकालना है। एन का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पे। सपोज करो वेरिएबल फैक्टर लेबर है कितनी, 3। मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 100। वेरिएबल फैक्टर कितना है, 3। टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 100। वेरिएबल फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। वेरिएबल फैक्टर कितना हो गया, 4। मेरी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 120 हो गई। टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 120। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एमपीपी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, एमपीपी। जिस नंबर पे निकालना है वो नंबर लिख दो। सपोज मुझे 4 पे निकालना है तो मैंने 4 नंबर रख दिया। एन का मतलब क्या होता है, जिस नंबर पे निकाल, 4 नंबर पे निकालना है, 4 लिख दिया। फॉर्मूला क्या होगा, टीपीपी एन, एन कितना था, 4 नंबर, माइनस टीपीपी एन माइनस 1। एन माइनस 1 कितने पे, 3 पे। तो बताओ टोटल प्रोडक्शन 4 नंबर पे कितनी है, 120। 3 नंबर पे कितनी है टोटल प्रोडक्शन, 100।
तो 120 माइनस 100 कितना आ गया 20। तो एमपीपी क्या दिखाता है, एमपीपी क्या मेरे को शो करता है, एडिशन इन टीपीपी। क्या दिखाता है एमपीपी, एडिशन इन टीपीपी बाय यूजिंग वन एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर की वजह से मेरी प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमपीपी। पूरी इकोनॉमिक्स में जहां वर्ड आ जाए एमपीपी यानी मार्जिनल वर्ड आ जाए, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। क्या होता है मार्जिनल का मतलब, एडिशनल। तो एमपीपी क्या दिखाता है, एडिशन इन टीपीपी। एमपीपी क्या दिखाता है, एडिशन इन टीपीपी बाय यूजिंग वन एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कई बुक में ये भी फॉर्मूला होता है एमपीपी का, डेल्टा टीपीपी अपॉन डेल्टा वेरिएबल फैक्टर। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो फॉर्मूला ये हो सकता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज है 20 और वेरिएबल फैक्टर में 1, तो 20 अपॉन 1 कितना आ गया 20। जैसे मर्जी कर लो। ये क्लियर है। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब एमपीपी किसका डिफरेंस होता है, टीपीपी का। एमपीपी किसका डिफरेंस होता है, टीपीपी। तो बच्चों टीपीपी क्या होगा, एमपीपी का समेशन। टीपीपी क्या होगा, एमपीपी का समेशन। एमपीपी टीपीपी का डिफरेंस होता है, तो टीपीपी क्या होगा, एमपीपी का समेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं, एपीपी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, एपीपी। फुल फॉर्म क्या होती है एपीपी की, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। क्या होती है एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। पूरी इकोनॉमिक्स में जहां वर्ड आ जाए एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, पूरी इकोनॉमिक्स में जहां वर्ड आ जाए एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट। मुझे एपीपी निकालना है। सिंपल ए हटाओ टी लगा दो, सिंपल ए हटाओ टी लगा दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, आउटपुट। जैसे आपको एसी निकालना है तो बताओ एसी का फॉर्मूला क्या होगा, टीसी अपॉन आउटपुट। ठीक है, ऐसे ए आर निकालना है, टी आर अपॉन आउटपुट। ऐसे एपीपी का फॉर्मूला टीपीपी अपॉन आउटपुट होना चाहिए। हर जगह एक ही जगह टी लगाओ अपॉन आउटपुट। अब एक चीज बताओ, प्रोडक्शन क्या होता है, आप ये बताओ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन आउटपुट होता है इनपुट होता है, आउटपुट होता है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, आउटपुट होता है। जब मैं आउटपुट को आउटपुट से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन चैप्टर में एपीपी का फॉर्मूला होता है टीपीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर लेबर। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं एपीपी क्या दिखाता है, पर यूनिट लेबर कितना दे रही है। क्लियर है ये सारे फॉर्मूले। अब हम इस टेबल को बनाना सीखते हैं। इसे टेबल को याद करने का तरीका क्या है, देखो मैंने इस बच्चे का टेस्ट लिया, पहला टेस्ट लिया 10 में से कितने नंबर लेके आया 4। अगला टेस्ट लिया 10 में से कितने नंबर लेके आया 6। अगला टेस्ट लिया 10 में से कितने नंबर लेके आया 8। लाइफ में कौन आ गया, बंदी आ गई। जब लाइफ में बंदी आ गई नंबर बढ़ेंगे कम होंगे, कम होते चले गए बेचारे के। 6 4 2 0 -2, चीटिंग मारता हुआ पकड़ा गया। ठीक है जी, ये याद करने का तरीका है। पहले एमपीपी को बढ़ाना है, फिर एमपीपी क्या करना है, कम, और एमपीपी क्या होगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। ये क्लियर है। एमपीपी किसका डिफरेंस होता है, टीपीपी का। तो एमपीपी का जो समीशन होगा, एमपीपी का जो समीशन होगा वो क्या बन जाएगा, मेरा टीपीपी बन जाएगा। समीशन कैसे करते हैं, सीएफ 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 28 30 - 2 28। टीपीपी बन गया। समझ आ गया, सिर्फ एमपीपी को याद करना है। अब एपीपी, एपीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है एपीपी का फॉर्मूला, टीपीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर लेबर। तो टीपीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर लेबर ये करना है। तो देखो जी 4/1 कितना हो गया 4, 10/2 कितना हो गया 5, 18/3 कितना आ गया 6, 24/4 6, 28/5 5.6, 30/6 5, 30/7 4.2, 28/8 28/8 कितना हो जाएगा 3.55। तो एपीपी निकाल लिया, पूरी टेबल तैयार हो गई।
समझ आ गया। वेरिएबल फैक्टर जिसमें चेंज आता है, फिक्स फैक्टर जिसमें चेंज नहीं आता। बाकी हमने एमपीपी याद किया, एमपीपी के समीशन से क्या बन जाएगा, टीपीपी और एपीपी। अब बच्चा कहते हैं सर यही वैल्यू क्यों ली है, अब मैं वो समझाने जा रहा हूँ ये वैल्यू क्यों ली है। यहाँ तक समझ आया सबको, टेबल बनानी आई अभी। अब हम इसको समझते हैं कि यही वैल्यू क्यों ली है सर आपने। तो देखो बच्चों, देखना जरा, अब इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ढंग से समझना, फिर मैं आपसे बनवाऊंगा भी। देखो जी, इस डायग्राम को देखो, देखो ढंग से देखना इस पूरे डायग्राम को। सबसे पहले मैंने कौन सा कर्व बनाया, एमपीपी। सबसे पहले मैंने कौन सा कर्व बनाया, एमपीपी। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया डायग्राम को। हाँ जी, पूरे डायग्राम को मैंने किस में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में मैंने क्या बनाया, एमपीपी को। एमपीपी को आप ओरिजिन से स्टार्ट करना कर लो, लेकिन लॉजिकली गलत होता है। बुक्स में बना हुआ है, बुक्स में ओरिजिन से, क्योंकि जीरो लेवल पे हम एमपीपी को डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कई बुक्स में हल्का सा ऊपर से है, कईयों में यहाँ से है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी बनाओ। ये हमने बना लिया एमपीपी, पहाड़ की तरह, याद रखना तरीका। ठीक है जी, ये एमपीपी बनाया, यहाँ पे लिख दिया एमपीपी। जिस चीज़ का बनाते हैं वो वाई एक्सेस पे लिख देते हैं। ठीक है, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने देखा होगा हर डायग्राम के नीचे आउटपुट इन यूनिट्स आता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आएगा वेरिएबल फैक्टर लेबर आता है, ये ध्यान रखना। बच्चा यहाँ भी आउटपुट लिख देता है, प्रोडक्शन जब खुद ही आउटपुट है तो आउटपुट में तो रिलेशन नहीं होगा, किसमें होगा, आउटपुट और इनपुट। तो यहाँ आएगा वेरिएबल फैक्टर लेबर। अब जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम है वहाँ से डॉटेड लाइन ले जाओ, जहाँ पे एमपीपी क्या है, मैक्सिमम है, वहाँ से क्या ले जाओ, डॉटेड लाइन। जहाँ पे एमपीपी क्या है, मैक्सिमम, तो जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम है क्या ले गया, डॉटेड लाइन ले गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ पे भी एमपीपी क्या हो, मैक्सिमम, क्या ले जाओ, डॉटेड लाइन। और जहाँ पे एमपीपी 0 है वहाँ से ले जाओ। ठीक है जी, जहाँ पे एमपीपी क्या है, मैक्सिमम, वहाँ से डॉटेड लाइन ले गए। जहाँ पे एमपीपी 0 वहाँ से क्या ले गए, डॉटेड लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया जी। अब हमने टीपीपी को बनाना है, किसको बनाना है, टीपीपी। कैसे बनेगा टीपीपी, जो बनाते हैं वो यहाँ लिख दिया, यहाँ वेरिएबल फैक्टर लेबर। ठीक है जी। अब सबसे पहले नाइकी का साइन बनाना है। किसका साइन बनाना है, नाइकी का। ये मैंने बनाया नाइकी का साइन, ये नाइकी का साइन। अब बच्चे क्या बनाते हैं, नाइकी का साइन ऐसे बना देते हैं, ये याद रखना, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट करना है, बिल्कुल ओरिजिन से। ठीक है जी, ये टीपीपी बना दिया। कई बच्चे ऐसे ही बिल्कुल खींच के ले जाते हैं, ऐसे नहीं करना, यहाँ तक लेना है पहले डायग्राम, फिर जैकवार का साइन बनाना है। किसका साइन, जैकवार का। अब वो कैसे बनेगा, ऐसे लेके यहाँ पे क्या दिखाना है, मैक्सिमम, फिर क्या कर देंगे 4। ये मेरा बन गया टीपीपी, ये क्या बन गया मेरा, टीपीपी। यहाँ मैक्सिमम दिखा के फोल्ड कर देना है। अब मेरी वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक लाइन खींच दो, वो लाइन हमेशा मैक्सिमम पे ही क्या करेगी, टच करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। टीपीपी का डायग्राम बना दिया, एमपीपी का बना दिया। ठीक है, ये अब हमारी इसे कहते हैं फर्स्ट फेज। क्या नाम देते हैं इसे, फर्स्ट फेज। इसे नाम देते हैं सेकेंड फेज, इसे नाम देते हैं थर्ड फेज। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, ये 3 फेज का मैंने नाम दे दिया। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज में देखो एमपीपी क्या कर रही है, राइज कर रही है। फर्स्ट फेज में एमपीपी क्या कर रही है, राइज। टीपीपी इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो फर्स्ट फेज में एमपीपी क्या कर रही है, राइज कर रही है। टीपीपी इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, सेकेंड फेज में एमपीपी क्या कर रही है, सेकेंड फेज में एमपीपी क्या कर रही है, फॉल। टीपीपी इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, डिमिशिंग रेट से। टीपीपी इंक्रीज कर रही है, किस रेट से, डिमिशिंग। फिर एमपीपी क्या है, 0। एमपीपी क्या है, 0। टीपीपी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एमपीपी क्या है, 0। टीपीपी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। फिर एमपीपी क्या हो गया, एमपीपी क्या हो गया,
जीरो नेगेटिव, एमपीपी क्या हो गया थर्ड फेज में नेगेटिव, टीपीपी क्या कर गया फॉल्स, एमपीपी नेगेटिव, टीपीपी क्या कर गया फॉल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। सर ये इंक्रीजेंट इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, इंक्रीजेंट डिमिनिशिंग रेट थोड़ा सा समझाना। तो देखो बच्चों क्या होता है, इधर देखो बच्चों, यहाँ पे देखना, यहाँ तक एमपीपी बढ़ रहा है, आप अपने शेड्यूल में देखो एमपीपी बढ़ रहा है, यहाँ तक टीपीपी भी बढ़ रहा है, पहले 4 से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, यानी टीपीपी इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। टीपीपी इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। और एमपीपी क्या कर रहा है, सॉरी ये रहा, एमपीपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। एमपीपी राइज कर रहा है, टीपीपी इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर देखो एमपीपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। देखो एमपीपी फॉल कर रहा है, जब एमपीपी फॉल कर रहा है टीपीपी इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। कितने से बढ़ा, 6 4 2, इंक्रीज कर रहा है लेकिन किस रेट से कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट से। टीपीपी इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। फिर आप देखो बच्चों, यहाँ पे एमपीपी की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे एमपीपी की वैल्यू क्या है, 0। जहां पे एमपीपी की वैल्यू 0 है वहां पे टीपीपी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। जहां एमपीपी 0 है वहां टीपीपी क्या है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। फिर एमपीपी नेगेटिव हो रहा है, टीपीपी क्या कर रहा है, फॉल। यही हमने सीखा था। तो बताओ फर्स्ट फेज क्या होती है, टीपीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपीपी क्या करता है, राइज। सेकेंड फेज में टीपीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपीपी क्या करता है, फॉल। सेकेंड फेज का एंड कहाँ होता है, जहां एमपीपी 0, टीपीपी क्या होता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। और लास्ट फेज में क्या होता है, एमपीपी क्या होता है, नेगेटिव, टीपीपी क्या करता है, स्टार्ट्स फॉलिंग। तीनों फेज क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों मीनिंग की। अब मीनिंग कहाँ से डेवलप करेंगे, यहीं से हम डेवलप करेंगे मीनिंग को। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट, जब भी लॉ आए, कोई भी लॉ आए, साथ में क्या वर्ड यूज करना है, स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, law of variable proportion states that as we increase more and more variable factor, keeping other input fixed, TPP first increase at increasing rate, then increase at diminishing rate, ultimately starts falling. क्या मीनिंग होता है, law of variable proportion states that as you increase more and more variable factor, keeping other input fixed, TPP first increase at increasing rate, then increase at डिमिनिशिंग रेट, अल्टीमेटली स्टार्ट्स फॉलिंग। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इनिशियली एमपीपी स्टार्ट्स राइजिंग, स्टार्टिंग में एमपीपी क्या करता है, राइज, देन एमपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड अल्टीमेटली एमपीपी बिकम्स नेगेटिव। फिर एमपीपी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये पूरा फेज समझ आ गया। इसको हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डायग्राम क्लियर है, ठीक है, मीनिंग बनाना आ गया, डायग्राम क्लियर है, मीनिंग बनाना आ गया, शेड्यूल बनाना क्लियर है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ एजम्पशन ली जाती है। अब देखो, एक अच्छी लेबर आ जाए, एक बेकार लेबर आ जाए, प्रोडक्शन वेरी कर सकती है कि नहीं कर सकती, बताओ, करेगी। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो लेबर है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो लेबर है वो इक्वली एफिशिएंट है। अब बच्चा कहता है सर जरूरी है, मेरे पेरेंट्स तो लेबर की जगह लैंड भी खरीद सकते हैं। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होता है और एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी क्या है, फिक्स्ड। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तब भी तो प्रोडक्शन चेंज हो सकती है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब सर ऐसा होता कैसे, ये भी तो बताओ, रीजन। तो हम बच्चों इसका रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर इंक्रीज करती है कौन से रेट से, सीधा फॉल्स करती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हम उसके लिए बात करते हैं बच्चों आप लोगों के साथ। देखो, एक मशीन है, एक मशीन पे 10 वर्कर्स चाहिए मुझे। कितने वर्कर्स चाहिए, 10। एक मशीन पे 6 वर्कर लगे हुए, क्या मशीन प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रही है? एक मशीन पे 10 वर्कर चाहिए, 6 लगे हुए, मशीन प्रॉपर यूटिलाइज हो रही है? नहीं, मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। मशीन फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, बताओ। फिक्स फैक्टर है, यानी फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा।
मैंने फर्स्ट फेज में एक मशीन पे कितने वर्कर लगा दिए? 9। फर्स्ट फेज में मैंने एक मशीन में कितने वर्कर लगा दिए? 9। अब एक मशीन पे मैंने 9 वर्कर्स लगा दिए, तो बताओ मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। एक पे 10 चाहिए थे, 9 लगा दिए, पहले 6 थे, अब प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने लग गया, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गई। किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। पहला रीजन क्योंकि फिक्स फैक्टर का प्रॉपर क्या होने लग गया? यूटिलाइजेशन। क्या हुआ? फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। दूसरा रीजन क्या हुआ? दूसरा रीजन क्या हुआ? जितने वर्कर्स चाहिए थे उतने वर्कर्स अवेलेबल हो गए, तो हर वर्कर को हमने क्या दे दिया? स्पेशलाइज्ड जॉब दे दी। जितने वर्कर चाहिए थे उतने वर्कर्स अवेलेबल हो गए, तो हर वर्कर को क्या दे दिया हमने? स्पेशलाइज्ड जॉब दे दी। ठीक है। और थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया। किसके बीच में? फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। तो 3 रीजन। पहला रीजन क्या था? फिक्स फैक्टर का क्या होने लग गया? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। दूसरा रीजन स्पेशलाइजेशन आ गई, क्योंकि हमने वर्क को प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया, जितने चाहिए उतने हो गए। और तीसरा रीजन बेटर कोऑर्डिनेशन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब सेकेंड फेज में प्रोडक्शन बढ़ती तो है, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग। एक मशीन पे 10 वर्कर चाहिए थे, मैंने एक मशीन पे कितने वर्कर लगा दिए? 11 वर्कर। एक मशीन पे 10 वर्कर चाहिए थे, कितने लगा दिए? 11 वर्कर। यानी जितने चाहिए थे उसके मुकाबले ज़्यादा लगा दिए। तो बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी तो सही, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन टूट गया। क्या हो गया? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन टूट गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? पक्का जी? यानी ओवर यूटिलाइजेशन होने लग गया, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा लगा दिया। यानी ओवर यूटिलाइजेशन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रही है कम रेट से। अब थर्ड फेज में क्या हुआ? एक मशीन पे मैंने 14 वर्कर्स लगा दिए। कितने वर्कर्स लगा दिए? 14। यानी जितने वर्कर चाहिए उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा लगा दिए। अब मेरे को बताओ, यानी पुअर कोऑर्डिनेशन हो गई। यहाँ पे अब मेरे को लेबर बढ़ानी चाहिए थी, मशीन बढ़ानी चाहिए थी? मशीन। अभी भी मैं लेबर बढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होने लग गई? कम होने लग गई। सर एक और एग्जांपल लो। एक एक्टिवा है, एक एक्टिवा पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 3 या 4। एक एक्टिवा पे मैक्सिमम 2 बैठ सकते हैं, प्रॉपर अगर बात करें। एक एक्टिवा पे एक बंदा बैठ रहा है, क्या एक्टिवा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं। एक एक्टिवा पे 2 लोग बिठा दो, प्रॉपर क्या होगा? यूटिलाइजेशन। एक पे 3 बिठा दो, गाड़ी चलती है, गाड़ी का पिकअप क्या होता है? स्लो हो जाता है। प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। एक पे 5 या 6 बिठा दो, अल्टीमेटली गाड़ी खराब हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो गाड़ी क्या है यहाँ पे? एक्टिवा क्या है? फिक्स फैक्टर। और जो लोग हैं वो क्या है? वेरिएबल। तो समझ आ गया रीजन? पक्का? थर्ड में पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अब बताओ सबसे अच्छी फेज कौन सी होती है प्रोड्यूसर के लिए? रैशनल प्रोड्यूसर कौन सी फेज पे ऑपरेट करना प्रेफर करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड पे। रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा किसको प्रेफर करेगा? सेकंड। सर क्यों सेकंड को क्यों प्रेफर करेगा, फर्स्ट को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेकंड में प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, चाहे कम रेट से बढ़ तो रही है, और वहां पे टोटल प्रोडक्शन क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रेफर करेगा। क्लियर है? समझ आ गया पूरा? लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? रीजन, फेजेस, सब कुछ। अच्छा, फर्स्ट फेज को क्या नाम देते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या नाम देते हैं फर्स्ट फेज को? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, IRTF, यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। सेकेंड फेज को क्या नाम देते हैं बच्चों? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या नाम देते हैं सेकेंड फेज को? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और थर्ड फेज को क्या नाम देते हैं बच्चों? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये क्लियर है आप लोगों को? समझ आ गया जी? कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, अब हम बात करते हैं, सर आपने इस डायग्राम के अंदर APP को तो बनाया नहीं, ठीक है? तो बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब भी आया आपको TPP MPP बनाना है, शेड्यूल में भी मैंने APP सिखा दिया फिर भी, लेकिन APP और MPP का अलग से आता है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, APP और MPP का रिलेशन। तो देखो बच्चों, APP और MPP में क्या रिलेशन है? ये मेरा बना MPP, ये क्या बना मेरा? MPP, और ये मेरा क्या बना? APP। ये मैंने बनाया MPP। जहां से MPP कम होती है, देखो जहां से MPP कम हो रही है वहां पे APP को क्या दिखा दो? मैक्सिमम। ये बनाया ऊपर वाला MPP। जहां से MPP कम हो रही है वहां पे APP को क्या दिखा दो? मैक्सिमम। फिर किसका बना दो? APP का डायग्राम। ठीक है, पहले क्या बनाया? MPP। जहां से MPP कम हो रहा है वहां पे APP का दिखा दो? मैक्सिमम। तो किसका डायग्राम बनाया हमने? APP का और MPP का। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा मैंने?
वेरिएबल फैक्टर लेबर। क्या वर्ड लिखा? वेरिएबल फैक्टर लेबर। ठीक है जी। हम किसके बीच में डायग्राम देख रहे हैं? एमपीपी के बीच में और एपीपी के बीच में। तो स्टार्टिंग में बच्चों देखो क्या ज्यादा है, स्टार्टिंग में एमपीपी ज्यादा है। किससे ज्यादा? एमपीपी एपीपी से। स्टार्टिंग में एमपीपी ज्यादा है एपीपी से। एपीपी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। एपीपी क्या कर रहा है? राइज। फिर एमपीपी और एपीपी दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल। एमपीपी और एपीपी क्या हो रहे हैं? इक्वल। जहां पे भी एमपीपी और एपीपी इक्वल हो रहे हैं वहां पे एपीपी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। एमपीपी और एपीपी दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल। जहां पे भी एमपीपी और एपीपी इक्वल हो रहे हैं वहां एपीपी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अगर आप इस डायग्राम में और देखो, एमपीपी कम है किससे? एपीपी से। एपीपी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो एमपीपी कम है किससे? एपीपी से। एपीपी क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। यहां तक क्लियर है? समझ आ गया? तो हमने किसके बीच में रिलेशन पढ़ा? एमपीपी और एपीपी के बीच में। क्लियर है? टीपीपी एमपीपी हो गया, एमपीपी एपी हो गया। यहां तक क्लियर है? चैप्टर तो यहीं पे फिनिश होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बात करते हैं। देखो बच्चों, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टीचर नाम दे देगा इफ वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर फैक्टर आर कांस्टेंट या और फिक्स्ड। कमेंट एंड एक्सप्लेन। तो ये कौन सी बात कर रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल, क्योंकि वहां एक फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी क्या होते हैं? फिक्स्ड। क्लियर है? अब इसके अंदर ट्रू फॉल्स आते हैं इसके, तो मैं ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहा हूं। मेरी बुक में सब लिखे हुए हैं और मेरी बुक में जो शेड्यूल बना हुआ है, मैंने यहाँ 2-2 का गैप लिया एमपीपी में, वहाँ 1-1 का गैप है। आप वो बनाना चाहो वो बना सकते हो, वो याद करना वो कर सकते हो, या ये कर सकते हो। ठीक है? मेरी बुक में आपको ये सारा मिल जाएगा और आज ही ये चैप्टर याद कर लेना। आपको होपफुली समझ भी आ गया होगा पूरा चैप्टर। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन कैसे आएंगे ट्रू फॉल्स के। पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर बोथ टीपीपी एंड एमपीपी फॉल्स। व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर बोथ टीपीपी एंड एमपीपी फॉल्स। बताओ, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है क्या टीपीपी एमपीपी दोनों फॉल करते हैं? व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर बोथ टीपीपी एमपीपी बोथ फॉल्स? नो। सिर्फ एमपीपी फॉल करता है, टीपीपी तो इंक्रीज करता है। किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है, व्हेन टीपीपी इंक्रीजेस, व्हेन टीपीपी इंक्रीजेस इट ऑलवेज इंडिकेट दैट देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। व्हेन टीपीपी इंक्रीजेस इट ऑलवेज इंडिकेट दैट देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यानी जब भी टीपीपी बढ़ेगा क्या शो करेगा? क्या वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर को शो करेगा? यानी जब भी टीपीपी बढ़ेगा क्या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होगा? नहीं, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिमिनिशिंग दोनों हो सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्वेश्चन पेपर सेटर ने पूछा था, बहुत अच्छा था, बाकी तो आप अटेंड। उसने ये क्वेश्चन पूछा, व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग, व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, टीपीपी ऑलवेज इंक्रीजेस। व्हेन देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, टीपीपी ऑलवेज इंक्रीजेस। चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो चाहे डिमिनिशिंग, टीपीपी हमेशा बढ़ता है। ट्रू है फॉल्स है? मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर ट्रू दिया था, लेकिन पेपर सेटर ने बोला था फॉल्स। क्यों? उन्होंने कहा पहले वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, हमेशा बढ़ता है। लेकिन सेकंड फेज का जहां एंड होता है वहां एमपीपी क्या होता है? 0 और टीपीपी क्या होता है? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का तो वो इंक्रीज नहीं करता, तो हमेशा नहीं बढ़ता। एंड में क्या आके क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर है? ये वाले ट्रू फॉल्स क्लियर है? बाकी आप रीड कर लेना, मेरी बुक में बहुत ट्रू फॉल्स दिए हुए इसके। अब एपीपी एमपीपी से क्या ट्रू फॉल्स पूछते हैं? उसने क्वेश्चन पूछा, व्हेन एमपीपी राइजेस एपीपी आल्सो राइजेस। व्हेन एमपीपी राइजेस एपीपी आल्सो राइजेस। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। जहां तक एमपीपी राइज कर रहा है एपीपी क्या कर रहा है? राइज। लेकिन क्वेश्चन आता है, एपीपी विल राइज ओनली व्हेन एमपीपी राइजेस। एपीपी तभी बढ़ता है क्या जब एमपीपी बढ़ता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एपीपी बढ़ रहा है जब एमपीपी क्या कर रहा है? फॉल भी कर रहा है। तो आप लिखोगे एपीपी तब तक राइज करता है जब तक एमपीपी ज्यादा होता है। किससे? एपीपी से। एपीपी तब तक राइज करता है जहां तक एमपीपी ज्यादा होता है। किससे? एपीपी से। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? पूरा चैप्टर समझ आ गया? होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। मेरी बुक से ये चैप्टर पढ़ लेना, पूरा प्रोडक्शन 3 पेज में याद करने का है और क्वेश्चंस देख लेना कैसे आते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।